नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपसे थोड़ी देर बाद हम आपको देश का मूड भी बताने जा रहे हैं। अगर अभी चुनाव हो तो किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीट, किसकी बनेगी सरकार, देखिए हमारा IBN CSDS का खास सर्वे। लेकिन उससे पहले देखेंगे आज की बड़ी हेडलाइंस। एनडीए के पक्ष में चुनावी नतीजों की उम्मीद में बाजार पहुंचा अब तक के उच्चतम स्तर पर। विदेशी निवेशकों से मिला डॉलर का बूस्टर डोज। करंट अकाउंट घाटे में आई कमी से रुपया भी जोश में आया। $1 की कीमत 61 रुपए 20 पैसे तक गिरी। चुनाव आचार संहिता के बावजूद बैंक लाइसेंस बांटने में नहीं आएगी अड़चन, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा नहीं रुकना चाहिए डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला। आचार संहिता का कंपनी कानून पर भी नहीं पड़ेगा कोई असर। 1 अप्रैल से लागू हो सकता है नया कानून। आवास की एक्सक्लूसिव। IOC में विनिवेश का फॉर्मूला तय हुआ। ONGC और ऑयल इंडिया 220 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदेगी हिस्सेदारी, जानकारों ने उठाए सवाल। NSCL घोटाले में फुल एक्शन में आई मुंबई पुलिस। 1 ही महीने के अंदर हो सकती है बड़े देनदारों की गिरफ्तारी। जब्त की गई संपत्ति को नीलाम करने की भी प्रक्रिया शुरू। चुनाव से पहले ही तीसरे मोर्चे में दरार। सीट बंटवारे पर जयललिता से लेफ्ट ने तोड़ा नाता। RJD में भी बगावत। टिकट न मिलने से नाराज रामकृपाल यादव ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी दफ्तर घेराव मामले में आशुतोष और शाजिया को पुलिस ने छोड़ा। आपको मिला चुनाव आयोग का नोटिस। और दुनिया भर के अमीरों का दिल आया मुंबई पर। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक मुंबई बनेगा टॉप 10 ग्लोबल सिटी। अमीर करेंगे जमकर निवेश। इन तमाम खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जिसे आज उम्मीदों के पंख लग गए और इसके दम पर ही इसने ऊंची उड़ान भर डाली। आज भारतीय बाजार उम्मीद और उत्साह के हरे रंग में रंगे नजर आए। पहले ही यूक्रेन और रूस के बीच संकट टलने से बाजार में तेजी की हवा चली थी। उसके बाद करंट अकाउंट घाटे में भारी कमी ने बाजार का हौसला बुलंद कर दिया। बाजार का पूरा हाल समझा रहे हैं अब हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। भारतीय बाजारों में आज इस हफ्ते तेजी के फिर से हैट्रिक होती हुई दिखी और सेंसेक्स ने नया लाइफ टाइम हाई छुआ। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाइफ टाइम हाई पर बंद होते हुए दिखे, तो बाजार का मूड काफी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। पहली बात, यहां पर जिस तरह से एनडीए के फिर से इलेक्शन के बाद सरकार बनने के प्रोस्पेक्ट्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, वो बाजारों में जोश भर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स यूक्रेन के संकट के बाद थोड़े स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, वहां से मजबूती आ रही है। एफआईज का फ्लो भारतीय बाजारों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 हफ्तों से वहां पर खरीदारी होती दिख रही है और डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है। इसके साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े कल देर शाम जो आए वो काफी बेहतर थे। रुपए में आज शानदार जो मजबूती हुई वो भारतीय बाजारों को नई ऊंचाइयों तक ले गई। तो ये सारे ट्रिगर्स भारतीय बाजारों में मजबूत सेंटीमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं और हमने देखा आज दिन के हाईएस्ट लेवल पर 6400 पर जाकर निफ्टी पर आपने क्लोजिंग होते हुए देखी एक बेहतरीन तेजी और सेंसेक्स भी काफी मजबूती के साथ 21,500 पर बंद होता हुआ नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगातार दूसरे दिन काफी शानदार तेजी होती हुई दिखी और आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स में सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले में काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आज हाई बीटा स्टॉक्स का दिन था। रियल्टी शेयरों ने बाजार की तेजी को लीड करने का काम किया। DLF, HDIL, आईबुल रियल जैसे शेयरों में जबरदस्त तेजी होती दिखी। वहीं निफ्टी में अपना अच्छा वजन रखने वाले ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में भी रिलायंस BPCL के नेतृत्व में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सरकार IOC में अपनी हिस्सेदारी ऑयल इंडिया और ONGC को 220 रुपए पर बेचेगी। इस खबर के बाद इन तीनों ही स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी का देखने को मिला। खासतौर से IOC अपने लोअर लेवल से काफी बेहतरीन रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। मेटल्स काफी मजबूत है। हिंडाल्को के लिए ड्रीम रन चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते में 20% की तेजी हिंडाल्को में हो चुकी है। सीमेंट शेयरों में लगातार खरीदारी आज भी बरकरार रही। जेपी एसोसिएट में बड़ा उछाल 9% का नजर आया। इसके अलावा भेल में तेजी बरकरार है। ICICI बैंक जैसे दिग्गजों में खरीदारी होती हुई दिखी। HCL टेक भी 2% ऊपर आज बंद हुआ। निफ्टी में कुछ एक शेयर कमजोर थे, खासतौर से फार्मा, सिप्ला, लुपिन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में आज फिर से बड़ा उछाल काफी लंबे समय बाद आया। खासतौर से रिलायंस इंफ्रा 10% की बड़ी मजबूती के साथ बंद हुआ। फुट्सी में रीबैलेंसिंग हो रही है और 24 मार्च से ये लागू होगी।
जिन कंपनियों का वेटेज बढ़ रहा है उन कंपनियों में कॉनकोर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, भारतीय इंफ्राटेल जैसे शेयरों में अच्छी तेजी दिखी। खबरों के दम पर जो शेयर एक्शन में थे आज, एस्ट्राजेनेका, जहां कल बोर्ड बैठक में डीलिस्टिंग ऑफर फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, उसके बाद स्टॉक पर 9% की मार पड़ी। सद्भाव इंजीनियरिंग की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर और पैसे की साइफनिंग ऑफ को लेकर खबरें आती हुई दिखी। स्टॉक 20% नीचे गिरा, बाद में रिकवर होकर 3% नीचे बंद हुआ। जीएसके फार्मा के जो बायबैक ऑफर को पूरे शेयर मिले, 85 से 90% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो आया। स्टॉक में 2.5% का करेक्शन देखने को मिला। एल्स्टॉम इंडिया, यहां पर एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर पर स्टॉक में तेजी हुई। भेल से यह ऑर्डर इन्हें मिला है। और टाटा पावर 8 मार्च को बोर्ड बैठक होगी, राइट्स इश्यू पर विचार करने के लिए स्टॉक में 1.25% की मजबूती है। तो कुल मिलाकर भारतीय बाजारों में जश्न का माहौल आज भी बरकरार रहा। चुनाव से पहले बाजार में जोरदार रैली चल रही है, लेकिन चुनाव होने तक बाजार में क्या करें, कहां पैसा लगाएं, आइए समझते हैं जानकार इसके बारे में क्या कह रहे हैं। It has got to make many attempts before it really breaches that 63 on the upside. So I think it is time for people to turn a bit cautious, because this, as I've always been saying, that this is a hope rally. ये प्री इलेक्शन रैली है, वो तो बुलिशनेस सेंस कर ही रहे हैं मार्केट में, और ज़रूर मार्केट बढ़ सकता है और बढ़ेगा, बट कॉशियसली बढ़ेगा। अभी अगले 2-3 साल मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही दिखता है। एक EID पैरी है, मुरुगप्पा ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप है, होल्डिंग कंपनी जैसा है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ अ वेरी गुड नेम, आई थिंक, विच कंसिडरिंग जो आंधी तूफान हुआ है दूसरे PSU स्टॉक्स में, इनमें थोड़ा कम है, बट ज़्यादातर एक्सपोजर प्राइवेट बैंक्स में ही होना चाहिए जो अच्छे हैं। अभी जैसे एक है ING विस्या, मल्टीनेशनल भी है, वेल रन है। कोल इंडिया, अभी कोल इंडिया में आगे जाके ज़रूर कुछ ना कुछ सेल ऑफ रिफॉर्म आने ही वाला है। कोल इज़ टू लार्ज सेक्टर, ये मोनोपोली है। एक छोटा स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया, जिसका अभी IPO हुआ, वो भी वीक सेलर्स ख़त्म हो गए, उसको रिटेल में 144 में स्टॉक मिले, वो बेच के अभी चले गए बाज़ार छोड़ के। तो ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्डर्स आ गए। बाजार के साथ साथ आज रुपए को भी पंख लग गए। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 महीने के शिखर पर बंद हुआ। $1 का भाव 61.11 हो चुका है। रुपए को चढ़ाने वाली वजह भी लगभग वही थी। करंट अकाउंट घाटा कम होने से सहारा मिला, साथ ही बाजार की तेजी ने भी रुपए में काफी जोश भरने का काम किया। लोकसभा चुनाव के चलते बैंक लाइसेंस मिलने में कोई अड़चन नहीं आएगी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि रिजर्व बैंक स्वायत्त संस्था है और वो इस दौरान बैंक लाइसेंस दे सकते हैं। हालांकि आयोग ने उम्मीद जताई कि RBI इतना बड़ा फैसला इस दौरान नहीं लेगा। Bank licenses are being issued by our RBI in the very routine and very standard manner. I don't think so Election Commission will have any objection, because bank is an institution, is the infrastructure required for a very important financial infrastructure required for our country, and definitely we'll welcome. I mean, every one of us will welcome opening of banks in an unbanked area where people of our country requires loan, requires operation to our banking infrastructure. चुनाव आचार संहिता कंपनीज एक्ट के भी आड़े नहीं आएगा। ये 1 अप्रैल से लागू होगा। सरकार को इसके लिए चुनाव आयोग से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि सरकार चुनाव आयोग को इसके बारे में जानकारी जरूर देगी। नए कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपनियों को अपनी कमाई का 2% जन कल्याण के लिए खर्च करना होगा। और एक्सपोर्टर्स के 18,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं लौटा रहा है वित्त मंत्रालय, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आगे। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर गूगल को पूरा भरोसा। गूगल का इंडिया कनेक्ट भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एक तरफ वाणिज्य मंत्रालय एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान करता है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय के इन ऐलानों पर वित्त मंत्रालय पानी फेर देता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक्सपोर्टर्स की ओर से जो अलग अलग ड्यूटी चुकाई जाती है, उसमें से 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वित्त मंत्रालय ने उन्हें वापस नहीं किया है, जबकि एक्सपोर्टर्स को दिए जाने वाले राहत पैकेज के तहत ये उन्हें वापस किया जाना चाहिए था।
सरकारी खजाने को दुरुस्त करने के चक्कर में एक्सपोर्टर्स का खजाना खाली होने की कगार पर है। दरअसल सरकार की ओर से दिए जाने वाले राहत पैकेज के तहत एक्सपोर्टर्स जो अलग अलग ड्यूटी चुकाते हैं वो उन्हें रिफंड के तौर पर वापस कर दी जाती है, लेकिन पिछले 5 महीने से इन्हें ड्यूटी रिफंड पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। अगर हम ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें तो 9,600 करोड़ रुपए का रिफंड मिलना एक्सपोर्टर्स के लिए अभी बाकी है। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी रिफंड के तौर पर करीब 6,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि सर्विस टैक्स के तौर पर 3,000 करोड़ से ज्यादा की रकम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक्सपोर्टर्स को मिलनी है। एक्सपोर्टर्स का अनुमान है कि इस महीने के आखिर तक ये रकम करीब 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। पिछले सवा चार महीने से एक्सपोर्टर्स को जो ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट है वो रिफंड नहीं हुआ है, जिससे उनकी लिक्विडिटी की काफी प्रॉब्लम हो रही है। 18-19 हजार करोड़ रुपए एक्सपोर्टर्स का इस समय बकाया है और अगर जिस तरह की स्पीड चल रही है मार्च के एंड तक वो 20,000 का फिगर 20,000 करोड़ का क्रॉस हो जाएगा। रिफंड नहीं मिलने की वजह से सबसे ज्यादा छोटे और मझोले एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है। इससे राहत पाने के लिए एक्सपोर्टर्स ने सरकार को कहा है कि वो एक्सपोर्टर्स को रिफंड की रकम के बराबर का लोन ओवरड्राफ्ट के तौर पर बैंकों से दिलवा दें और इसका ब्याज सरकार उठाए, लेकिन सरकार ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। रिफंड के मुद्दे पर वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी कई बार वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय फिलहाल रिफंड देने के मूड में नहीं है। सूत्रों की माने तो चालू कारोबारी साल खत्म होने के बाद वित्त मंत्रालय शायद इस पर विचार करे, क्योंकि वित्त मंत्रालय पर फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने के लिए भारी दबाव है। एक्सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि रिफंड नहीं मिलने से नकदी की जो समस्या पैदा हुई है उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को अपना माल भेजने में परेशानी हो रही है और ऐसे में एक्सपोर्टर्स के लिए $325 बिलियन के एक्सपोर्ट लक्ष्य को पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन सर्च कंपनी गूगल की नजर अब भारत पर है। कंपनी को आमदनी बढ़ाने के लिए भारत के 5 करोड़ के छोटे मझोले बिजनेस कारोबार में बड़े मौके दिख रहे हैं। गूगल के एलन थागिसन ने हमें खास बातचीत में इमर्जिंग देश और खासकर भारत में बढ़ रही रुचि के बारे में बताया। I think for both Facebook and us, the India market is so early and it's so ripe with opportunity that I don't think we're stepping on each other too much, and I think Facebook has made tremendous progress in their advertising solutions and certainly is doing very well. But I think we feel like we have a very compelling offering. Google is the largest internet advertising company in the world by an order of measure, and I think our solutions tend to particularly excel for customers who want to measure their performance. And who want to sell products to consumers, and so we do very well with those segments. और आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से मिला है नोटिस। 2023 तक मुंबई बनेगी टॉप 10 ग्लोबल सिटीज। पूरी खबर देखिए इस ब्रेक के बाद। तमाम आपत्तियों के बावजूद ओएनजीसी और ऑयल इंडिया इंडियन ऑयल की 10% हिस्सेदारी खरीदेंगी। ये सौदा 220 रुपए प्रति शेयर पर होगा, यानी बाजार भाव से 14% डिस्काउंट पर। दोनों कंपनियां इंडियन ऑयल में 5% हिस्सा लेंगी और ये पूरा सौदा ब्लॉक डील के जरिए होगा। इंडियन ऑयल में हिस्सा खरीदने से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर 5,300 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। जानकारों के मुताबिक इस डील से बाजार उत्साहित नहीं होगा। केआर चौकसी के देवेंद्र चौकसी का मानना है कि अगर नई सरकार तेल कंपनियों की सब्सिडी पर कोई नई नीति बनाती है तो इससे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को जरूर फायदा मिलेगा। मार्केट के लिए आई थिंक ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट का ट्रांजैक्शन गिना जाएगा, एंड मार्केट इज नॉट वेरी एंथुज्ड विद दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी डन बाय द एक्सप्लोरेशन कंपनीज। विदेश से सोना लाना अब और मुश्किल हो जाएगा। सोने की इंपोर्ट पर लगाम के बाद बहुत से अप्रवासी भारतीय अपने साथ सोना लाते हैं, लेकिन अब कस्टम डिपार्टमेंट ऐसे लोगों से भी पूछताछ करेगा। कस्टम डिपार्टमेंट सोना लाने वाले लोगों से पूछेगा कि सोना खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहां से आए। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ये भी जांच कर सकता है कि सोना लाने वाले आदमी का टिकट किसने कटाया है। पिछले कुछ दिनों में सोने की स्मगलिंग भी बढ़ी है, जिसे रोकने के लिए कस्टम डिपार्टमेंट नए नए तरीके अपना रहा है। आइए अब देखते हैं देश भर से कुछ बड़ी राजनीतिक खबरें।
बीजेपी दफ्तर के घेराव के मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष और शाजिया इल्मी से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने आशुतोष और इल्मी को छोड़ दिया। सबने देखा है कल के विजुअल्स कि मैंने वहाँ पे क्या किया और क्या हुआ। किसी ने मुझे देखा नहीं वहाँ पे कोई भी किसी तरह की मारपीट करते हुए या किसी भी तरह की बदतमीजी हमने बल्कि बर्दाश्त किया है। हम लोग जाएंगे। हम लोग ने इतने ढेर सारे आंदोलन, बल्कि 3 साल से हम लोग आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, हाथ नहीं उठाते। मैं कानून मानने वाला भारत का नागरिक हूँ और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। पुलिस ने अगर मुझे बुलाया है और वो पुलिस कह रही है कि मैं इन्वेस्टिगेशन उनका सहयोग करूं, तो मैं इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए जा रहा हूं उनके साथ। मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी भी तरीके का शोर शराबा, किसी भी तरीके का हंगामा, किसी तरीके का हड़कंप यहाँ नहीं होना चाहिए। हम अहिंसावादी, गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और हम किसी भी तरीके की हिंसा में यकीन नहीं रखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को पहली बार जाहिर किया है। उन्होंने आज कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री उम्मीदवारों को देखा जाए तो वो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके पास राज्य के साथ साथ केंद्र में काम करने का भी अनुभव है। अपनी बातों से उन्होंने कहीं भी नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी का नाम लिए बिना बताया कि मौजूदा पीएम उम्मीदवारों से एक के पास संसद का अनुभव नहीं है, जबकि दूसरे ने कभी कोई राज्य नहीं चलाया। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहे तीसरे मोर्चे को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने जोरदार झटका दे दिया है। एआईएडीएमके ने लेफ्ट पार्टियों के साथ अपना गठबंधन समाप्त करने का फैसला किया है। एआईएडीएमके के तमिलनाडु में सीपीआई और सीपीएम को एक सीट से अधिक देने पर मना कर देने के बाद गठबंधन टूट गया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके ने चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। एआईएडीएमके तमिलनाडु में अकेले ही चुनाव लड़ने का मन बना रही है। इधर लालू की पार्टी आरजेडी में फिर बगावत हो गई है। टिकट न मिलने से नाराज रामकृपाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लालू पर आरोप लगाया कि लालू के लिए पार्टी से बड़ा परिवार है और इसलिए वो आरजेडी को छोड़ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट मुंबई में दुनिया भर के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या अमीरों की दिलचस्पी यहां पर तेजी से बढ़ रही है। इतनी कि अगले 10 साल में इसकी गिनती दुनिया के टॉप 10 शहरों में की जाएगी। मुंबई में आज रिलीज हुए नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई इस लिस्ट में पेरिस की जगह ले लेगा। साथ ही मुंबई दुनिया भर के वेल्थ मैनेजर्स के रडार पर भी है और उन्हें लगता है कि अगले 10 साल में यह अमीरों के निवेश के लिए 5 प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट्स में से एक होगा। अगले 10 साल में मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट की गिनती लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, हांगकांग और जेनीवा जैसे शहरों में होगी। देश का कमर्शियल हब होना, यहाँ का हाई एंड लाइफस्टाइल, ग्लोबल इकोनॉमी में मुंबई की बढ़ती साख और तेजी से बढ़ रही अरबपतियों की संख्या इसे दुनिया भर के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की पसंदीदा डेस्टिनेशन बना रहे हैं। ज्यादातर वेल्थ मैनेजर्स का मानना है कि मुंबई के रियल्टी मार्केट में निवेश जबरदस्त रिटर्न देगा, इसीलिए विदेशी और देसी रईसों को यहाँ पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं और इससे शहर में प्राइम लग्जरी प्रॉपर्टी की कीमतों का बढ़ना तय है। अगर मुंबई टॉप 10 में है तो मुंबई के जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है उसमें थोड़ा अपवर्ड प्रेशर आएगा, बिकॉज डिमांड तो बढ़ेगा, क्योंकि ये केवल इंडियन हाई नेटवर्थ नहीं है, ये ग्लोबल हाई नेटवर्थ है। तो मेरे ख्याल से ये है कि मुंबई का जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज है उसमें तो एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा, डिमांड पुश इन्फ्लेशन तो आएगा, बट कब आएगा? नॉट बिफोर 2015। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की गिनती में अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत 4थे नंबर पर आएगा। अकेले मुंबई में ऐसे अमीरों की गिनती 10 साल में 126% बढ़कर 1302 पर पहुंच जाएगी। भारत में दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 10 साल में अरबपतियों की संख्या 118% बढ़कर 321 हो जाएगी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये अमीर कहां-कहां निवेश करते हैं। भारत में अमीरों का सबसे ज्यादा निवेश अभी भी सोने और ज्वेलरी में होता है। हालांकि इनमें से 60% 2014 में प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ाने का इरादा रखते हैं और ज्यादातर 65% कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी ऑफिस स्पेस में निवेश करना चाहते हैं, इस उम्मीद पर कि इकोनॉमी में सुधार होने पर निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलेगा।
अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी का अभी सिचुएशन देखेंगे, इवन हाई प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टीज, उसका जो प्राइस है मेरे ख्याल से प्राइस का बॉटमिंग आउट हो गया। सो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू एंटर दिस कमर्शियल प्रॉपर्टी नाउ। नाइट फ्रैंक का मानना है कि हाल में सरकार ने रियल्टी में जो नए नियम कानून का ऐलान किया है उससे भी इन रईसों की रुचि बढ़ी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट्स और रियल एस्टेट रेगुलेटर जैसे बड़े कदमों की चर्चा से निवेशकों में भरोसा बढ़ा है। कविता कृष्णन, मुंबई। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश में किसके पक्ष में हवा है, दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। देखिए देश का सियासी मूड इस ब्रेक के बाद 9:30 बजे। आवाज इतना, इनमें फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।